नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। एक बार फिर मैं हाज़िर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कानून आपके साथ लेकर। पिछले हफ्ते हमने बात की थी इस प्रोग्राम में मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए? और मौलिक अधिकार क्या हैं, ये आम आदमी को कैसे पता चले? क्योंकि जो देश के आम गरीब लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं या फिर वो कम जागरूक हैं, उन्हें मौलिक अधिकारों के प्रति जानकारी पूरी तरह से नहीं होती है। पहला एपिसोड पिछले हफ्ते जब हमने तैयार किया था, कानून आपके साथ कार्यक्रम का, तो उसमें हमने मौलिक अधिकारों पर बात की थी। लेकिन मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये इतना विस्तृत और एक इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें सिर्फ़ एक प्रोग्राम में या कुछ देर बात करके हम आम व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जागरूक नहीं कर सकते या बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए हम एक बार फिर से आज फिर चर्चा कर रहे हैं, मूल अधिकारों में ही हम आगे बढ़ेंगे कि आम व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, उसके मूल अधिकार सुरक्षित हैं और मूल अधिकारों में स्टेट का क्या रोल होता है? हम इस टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं, हमारा विषय आज का ये है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आम जनता को जागरूक कर सकें और उन्हें जो मूल अधिकार हैं, उनका उनको लाभ मिल सके। हमारे साथ वरिष्ठ विद्वान जुड़ेंगे, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता जुड़ेंगे, जिन्हें लर्नेड काउंसिल कहते हैं। हम उनसे पहले आपका परिचय कराएँगे और उसके बाद फिर हम सवाल लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट ए खान, विद्वान अधिवक्ता हैं, लर्नेड काउंसिल हैं। सर स्वागत है आपका। जय हिंद दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर एक बार फिर से हम आज चर्चा करेंगे मूल अधिकारों की। पिछले हफ्ते आपने तमाम जानकारियाँ दी थी हमारे दर्शकों को कि मूल अधिकार क्या होते हैं, कैसे वो मूल अधिकारों के बारे में जानें, कैसे उन्हें वो बचा सकें। आज इसी का दूसरा एपिसोड हम आपके साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएँगे इसके बारे में और विस्तृत। हमारा पहला सवाल यही है सर कि जो आम व्यक्ति है देश का या प्रदेश का, उसे कैसे पता चले कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है? जी, त्रिपाठी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे लेकर के आप चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, सारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान। हम सभी लोगों को भारत का इस संविधान की जानकारी पूरी तरीके से ना सही लेकिन आंशिक तौर पे होनी चाहिए। भारत के संविधान ने हम सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिए। भारत के संविधान में जो 22 पार्ट हैं, उसमें पार्ट 3 में भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उन फंडामेंटल राइट्स में हमें पहले 7 तरह के अधिकार मिले थे, लेकिन जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1944 ये आई थिंक ये 1978 के आसपास 1978 में था 44th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें से वो जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया। तो इसी में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32 जिसमें हमें जी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उनमें से उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया गया है। उन रेमेडी में 5 रिट्स का प्राविधान किया गया है, वो 5 रिट हमने जो पुराने अपने इसके पहले वाले प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया भी था कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्वो वारंटो एंड रिट ऑफ सर्चोरारी। इन रिट्स को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बताया था कि इन रिट्स को हम तब फाइल करते हैं रेमेडी के लिए जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। और ये जी। रिट हम कहाँ फाइल करते हैं? अगेंस्ट स्टेट फाइल करते हैं। तो जब अगेंस्ट स्टेट इन रिट्स को फाइल करने का प्राविधान है, तो फिर हमें ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये स्टेट्स एक्चुअली में है क्या? हमारे बहुत, अधिकारों बहुत का इम्पोर्टेंट है। हमारे अधिकारों का हनन कौन करता है? हमारे अधिकारों का हनन वही करेगा जिसे कुछ अधिकार मिले होंगे कि वो हमें हमारे कुछ अधिकार मुहैया कराए। वो हमें हमारे अधिकारों को ज़रूरत पड़ने पर मुहैया नहीं कराता है, वही हमारे अधिकारों का हनन है। तो वैसी में स्टेट में समझाया गया है और स्टेट भी डिफाइन किया गया है भारत के संविधान में।
भारत के संविधान के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। ये डिफाइंड है सर, त्रिपाठी, ये डिफाइंड जी है। उसमें जी उसकी डेफिनिशन दी गई है। मैं एक बार आपको डेफिनिशन बताता हूँ, फिर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा दर्शकों को। देखिए स्टेट में क्या है कि इसमें साफ-साफ डेफिनिशन दिया है, इन दिस पार्ट unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India. यानी includes the government and parliament of India and जी the government and the legislatures of each state and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया। अब इसमें साहब होता क्या है कि लेजिस्लेचर क्या है और एग्जीक्यूटिव क्या है, इसे भी थोड़ा-सा हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये स्टेट का समझ में आया होगा। स्टेट में क्या है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और पार्लियामेंट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और लेजिस्लेचर्स ऑफ ईच स्टेट्स ऑफ इंडिया है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है। लेजिस्लेचर में क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर होता है और स्टेट लेजिस्लेचर होता है। यूनियन लेजिस्लेचर में क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है कि गवर्नर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, करेक्ट? अब ये तो लेजिस्लेचर हो गया, अब इसके बाद एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यू यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव में होता है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर, यानी कि ये लेजिस्लेचर और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जिसमें मैंने बताया कि अभी आपको ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, तो लोकल अथॉरिटीज क्या है भाई? लोकल अथॉरिटीज वो हैं जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो विभाग चल रहे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको कोई स्टेट्यूटरी बॉडी गवर्न कर रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन या कोई भी विभाग जिसे कोई स्टेट्यूटरी एक्ट के तहत बनाया गया है और कोई स्टेट्यूटरी बॉडी उसे गवर्न कर रही है, वो लोकल अथॉरिटी हो गई। अब अदर अथॉरिटीज को साहब कहीं डिफाइन नहीं किया गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स जिसमें अदर अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया। वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस को आंशिक या पूर्ण रूप से गवर्नमेंट फंड करती है या कोई उसको स्टेट्यूटरी बॉडी गवर्न करती है, और कुछ ऐसे कुछ उनके टेस्ट दिए गए हैं जिसके तहत हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टेट की परिभाषा में आते हैं। तो इन लोकल अथॉरिटीज या अदर अथॉरिटीज या फिर पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, इन इन लोगों के अगेंस्ट में ही हम उन रिट्स को फाइल करते हैं रेमेडी के लिए। परंतु कब फाइल करेंगे? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। इसमें देखिए सब कुछ बताए, जुडिशियरी नहीं बताई है सब, जुडिशियरी नहीं जी बताई। जुडिशियरी ने क्या है, अपने आप को एकदम मुक्त रखा है जुडिशियरी के अगेंस्ट में, कि जुडिशियरी के अगेंस्ट में कोई रिट फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो जुडिशियरी के बजाय अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी को परफॉर्म करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए जुडिशियरी के अगेंस्ट में भी रिट लाया जा सकता है। जैसे कोई एग्जाम कंडक्ट कराना या किसी तरह की जुडिशियरी ड्यूटी है, तो वहाँ पर भी हम रिट ला सकते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि अब जो ये हमारे जो लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज को अलग-अलग अधिकार दिए गए हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अधिकार दिया है कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में दिया गया है। पोस्टल डिपार्टमेंट को पोस्टल से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को पुलिस से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, जो उनका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है, उसके तहत जो वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। अगर उसको अगर कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी वादी, कोई भी व्यक्ति जाता है न्याय पाने के लिए या कुछ किसी काम के लिए, अगर वो उसका काम नहीं करते हैं, यानी कि उसके अधिकार का उन्होंने हनन किया। किसी भी डिपार्टमेंट में जो स्टेट की परिभाषा में आता है, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति भारत का वासी जाता है और उसको वहाँ पर उसका काम नहीं होता है, तो लगता है कि उसके अधिकार का हनन हुआ है। ऐसे में यदि उसको लगता है कि उसके अधिकारों का कहीं हनन हुआ है,
तो वो देख लेता है कि उसके वो जो अधिकार हैं, जिन अधिकारों के लिए वो गया है, वो फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार में आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि मौलिक अधिकार में आते हैं, तो उसके पास अधिकार है कि वो रिट के माध्यम से, क्योंकि वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रिट के माध्यम से कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर के रिलीफ सीक कर सकता है और उसे निश्चित तौर पे कोर्ट से रिलीफ मिलता है। पिछले एपिसोड में बताया था कि भारत के संविधान के आर्टिकल 2 टू 6 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के लिए हाई कोर्ट में जाया जा सकता है और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। त्रिपाठी जी। सर आखिरी सवाल, छोटा-सा सवाल एक और लेंगे क्योंकि समय कम है। जी, जनाब। आम आदमी का भारत में मौलिक अधिकार सुरक्षित है, इसकी क्या गारंटी है? देखिए साहब, भारत का संविधान अपने आप में ही एक पूरी गारंटी है। मैंने कहा ना, हमारे देश में अनेकता में एकता हमारे भारतवर्ष की एक विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे भारतवर्ष में हर मज़हब के लोग रहते हैं और सबके अपने धार्मिक ग्रंथ हैं। परंतु हम सभी लोगों का सारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर एक ग्रंथ है, वो भारत का संविधान। और भारत के संविधान में जो पार्ट 3 है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, वही हम उसकी गारंटी है। और आर्टिकल 32 जो भारत के संविधान का हृदय है, वो गारंटी देता है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं पर भी हनन होता है, तो वो आपको उसकी रेमेडी दिलाएगा। बहुत-बहुत हमारे देश का संविधान ही इस बात की गारंटी है जनाब। जी, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत-बहुत थैंक यू। हम इस प्रोग्राम को सर यहीं विराम देंगे। अगला प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीक फिर आपके साथ लेकर आएँगे, दर्शकों को एक और नई जानकारी देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे विद्वान अधिवक्ता एडवोकेट ए खान। उन्होंने बताया कि जो मूल अधिकार हैं व्यक्ति के, मूल अधिकारों का हनन कब होता है, इसमें स्टेट की जो रोल क्या है, उपयोगिता क्या है, इसके साथ ही अधिकार हमारे सुरक्षित हैं, इसकी गारंटी क्या है। हम अगले एपिसोड में फिर और कुछ खास जानकारी लेकर आएँगे, लेकिन अगर आज के इस एपिसोड की जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हैं या आपको कहीं कोई संशय है, आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं या आप कमेंट करके कोई सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट करके आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा। खैर इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देंगे, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार।